श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी शनिदेव था। श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक संचार। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसके इस प्रस्तुति के का, का अल्प अंश रघुवंश हम आपके सुझाव के अनुसार अलग से भी प्रस्तुत करते रहे। प्रस्तुति में जो डेटा दिए गए हैं वे पंचांग से लिए जाते हैं और छवि ध्वनि और उदाहरण के स्वरूप जन्म विवरण किसी महान व्यक्ति का हम गूगल से लेते हैं और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। यह प्रस्तुति जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, हमारा यह प्रस्तुति भी 5 भागों में है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है और यही इसी से हम पंचांग और मुहूर्त को लेकर अलग लघु रूप इसका लघु पंचांग के रूप में हम प्रस्तुत करते रहे हैं आपके सुझाव के अनुरूप। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र से संबंध है, तारा हम कहते हैं। यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में भ्रमण करते हैं और जन्म कुंडली में चंद्रमा स्थायी रूप से जहाँ रहते हैं, दोनों के तालमेल से हम निकालते हैं आज के दिन की शुभता के। और यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो जातक के पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन सा शुभ, यह सारी चीजें बताता है। तो विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। यह दूसरा भाग आप नक्षत्र के अनुसार आज का दिन प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे तारा बलम कहते हैं। तीसरा भाग चंद्र बलम। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है स्थायी रूप से और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार आज कैसे दिन होने के संकेत मिल रहे हैं। तीसरा भाग के बाद चौथा भाग आज चौघड़िया क्या कहता है, यानी आज चौघड़िया जो है कब से कब तक है। चौघड़िया शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, शुभ और शुभ मुहूर्त बताता है किसी भी दैनिक कार्य को करने के लिए, साथ ही साथ विशेष कार्य पूजा पाठ जो पहली बार कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए, और उन सारे कार्यों में के लिए जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं। तो यह आपके लिए चौघड़िया किससे संबंध रखता है और इसकी प्रस्तुति हम चौथे भाग में विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करेंगे कि इससे क्या लाभ। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष से संबंध है। अंकों की दुनिया में जब जन्म लेते हैं उस समय से लेकर मरणोपरांत तक भी, यानी मृत्यु के बाद भी अंक के साथ अंक को हम शरीर छोड़ देते हैं, अंक हमारा छोड़ते, अंक स्थायी रूप से हमारे साथ रहते हैं। कुछ अंक स्थायी रूप से, कुछ अंक अस्थायी रूप से। विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे और अंक ज्योतिष के अनुसार यह 2 भागों में प्रस्तुति है। इसमें पहला भाग अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त परिचय कैसे काम करते हैं, ताकि आप सब अंक ज्योतिष पे वाकिफ हो सके और वह आपको अजूबा न लगे, बहुत आसान है सीखना, ताकि सीखने के उद्देश्य से संक्षिप्त परिचय। और दूसरा भाग विभिन्न तिथियों को जन्म, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातकों के लिए आज के अंक क्या होगा, कैसा दिन रहेगा। तो चलिए, प्रस्तुति सभी उपयोगी है, 5 भागों में है, हर भाग आपके लिए महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है और उपयोगी।
इसी उद्देश्य से इसे बनाएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। हाँ, हो सके तो कागज कलम भी जरूर साथ में रखें ताकि कुछ आप नोट कर सकें। संक्षिप्त परिचय चर्चा पंचांग के समान। पंचांग, हम पंचांग को दैनिक मुहूर्त से जोड़कर देखते हैं कि अशुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है, किंतु पंचांग की सीमा नहीं है, पंचांग उससे भी ज्यादा है। केवल यह शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, अपितु पंचांग व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए आइए पंचांग की आम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के साथ साझा करें ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के बाद इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति में चलते हैं। पहले भाग। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सनिदेव। स्वागत है आपका आज के दैनिक पंचांग के पहले भाग। आज का दिनांक 18 अक्टूबर 2025, माह कार्तिक, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व बसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलियुग का 5126। आज का सूर्योदय 5:50 पर, सूर्यास्त 5:19। सनराइज एट 5:49 AM, सनसेट एट 5:19। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा में शुभ। पंचांग के पांचवा वार शनिवार, तिथि दिन के 12:18 तक द्वादशी, तो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद त्रयोदशी। नक्षत्र अपराह्न 3:41 तक पूर्वा फाल्गुनी, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी। योग देर रात्रि 1:48 तक ब्रह्म, उसके बाद इंद्र। करण दिन के 12:18 तक तैतिल और तत्पश्चात देर रात्रि 1:02 तक गर्भ और फिर वनिज। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व हम यह प्रयास करते हैं देखने का कि आज भोलेनाथ का वास कहाँ है। भोलेनाथ को नमन करते हुए जय भोलेनाथ, भोलेनाथ का वास देखते हैं और उनके सूक्त देखते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक द्वादशी तिथि है यानी 12:18 तक, तब तक भोलेनाथ नंदी पर सवार है, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए बहुत ही शुभ है। उसके बाद भोलेनाथ भोजन पर जाते हैं, जो शुभ। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:12 से 11:57 दिन तक, अमृत काल प्रातः 8:50 से 10:33 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:29 से 2:15 तक, गोधूली बेला संध्या 5:19 से 5:44 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:10 से मध्य रात्रि 12 बजे तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब साधना तंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल सबसे ज्यादा प्रभावी। अशुभ मुहूर्त में राहु काल हुआ करता है। राहु काल प्रातः 8:42 से 10:08 दिन तक, गुलिक काल प्रातः 5:49 से 7:16 तक, यमगंड अपराह्न 1:01 से 2:27 दिन तक, और वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से 1:16। तो ये रहे हमारे
महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ हो। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें यदि, तो सूर्य देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, वे तुला राशि में आ चुके हैं और उनके साथ तुला राशि, जहां जाकर वे नीच बन जाते हैं, और उनके साथ मंगल देव दूसरी अग्नि राशि, सूर्य देव खुद ही अग्नि ग्रह है और दूसरे अग्नि ग्रह मंगल देव को पहले से विराजमान है वहां, और बुध देव जो आईक्यू के कारक है, वे भी वहां विराजमान। इस प्रकार तीन तीन ग्रह बुध के शुक्र की राशि और शुक्र और बुध का आपस में राशि परिवर्तन है, क्योंकि शुक्र बुध की राशि में और बुध शुक्र की राशि। चंद्रदेव और बृहस्पति देव आज राशि परिवर्तन करने वाले। इस प्रकार सूर्य देव कमजोर अवस्था में बाल्यावस्था में है, क्योंकि राशि परिवर्तन कर चुके हैं। शनि देव अंश होकर बाल्यावस्था में है, क्योंकि ये बकरी चल रहे हैं और ये नवंबर तक बकरी चलेंगे। इस प्रकार यदि राशि के अनुसार ग्रहों को देखा जाए, तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सब राशि में 2 ग्रह। चंद्रदेव और मंगल देव की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शुक्र देव की राशि में 3 ग्रह हैं, सूर्य की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह। नक्षत्रों को यदि देखा जाए, तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 5 ग्रह, और चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी में होकर शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र देव हस्ता के नक्षत्र में आकर चंद्रमा के नक्षत्र में। इस प्रकार चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में आपस में नक्षत्र परिवर्तन। इस प्रकार बृहस्पति देव के नक्षत्र में यदि देखा जाए, तो बृहस्पति के देव के नक्षत्र में 5 वर्ष ग्रह, शुक्र देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, केतु, सूर्य, राहु, शनि और बुध देव के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो 5 2 7 ग्रह, 1 2 नक्षत्र, 2 5 और 2 7 ग्रह ऐसे हुए जो 2 ग्रहों के नक्षत्र में आ गए। 5 ग्रह ऐसे हुए जो स्वतंत्र ग्रह हो गए, कि उनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। इस प्रकार यदि देखें तो 2 5 7 और चंद्रदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह है, और मंगल के नक्षत्र में 1 ग्रह। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति आपके समक्ष नक्षत्र की, और इससे यह पहला भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त। आज जैसा आरंभ में हमने कहा था कि आज चंद्रदेव का, बृहस्पति देव का रात्रि 9:39 राशि परिवर्तन है, जब वे राशि परिवर्तन कर, जब चंद्रदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि से, बुध की राशि से निकलकर कर्क राशि में जाकर उच्च, और उसके बाद चंद्रमा सिंह राशि से निकलकर तुला राशि में जाएंगे, जहां सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव विराजमान रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग
जो व्यक्ति, खासकर क्योंकि चंद्रमा सूर्य ऐसे ही एक साथ हो गए, अमावस्या की ओर बढ़ रहे हैं हम, तो जो व्यक्ति थोड़ा तनाव में रहते हैं, जो व्यक्ति मानसिक अवसाद में रहते हैं, उन्हें सावधान रखने की आवश्यकता है, उनके प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य देव और मंगल देव, दो अग्नि राशि एक साथ, और जलीय ग्रह चंद्रदेव एक साथ वहां मिल गए। चंद्रदेव अपना अस्तित्व खोएंगे, अपना अस्तित्व खोएंगे क्योंकि सूर्य के सामने वे क्षीण हो जाते हैं, और बुध देव आईक्यू के कारक, इसलिए सावधानी बरतनी की आवश्यकता है। तो चलिए आज इतना ही पहले भाग। दूसरा भाग में आपका स्वागत है। दूसरा भाग तारा बलम इसे कहते हैं। यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थायी रूप से होता है और जिस नक्षत्र में आज गोचर कर रहे हैं, इन दोनों को संबद्ध करके। तो तारा बलम मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। तारा बलम के समक्ष जो हमने कॉलम बना करके रखे हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम, वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, और वही तारा बलम के नीचे वर्टिकल रोज है। यह बताता है कि व्यक्ति का चंद्रमा किस नक्षत्र, और इस दोनों को मिलाकर हम देखते हैं। 9 परिस्थितियां बन सकती है जब तारा आपका जन्म, संपर्क, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, निर्धनी, मित्र या अति मित्र हो में हो। आपका आज का तारा जन्म में हो, संपर्क में हो, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, निर्धनी, मित्र या अति मित्र में। तो जब संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र में होंगे तो शुभता के संकेत देते हैं, और जन्म, विपत, प्रत्यय और निर्धनी में होंगे तो जैसा नाम भी है, अशुभता की ओर इंगित करते हैं। तो जब भी अशुभता की स्थिति बने तो आप सावधान रखें अपने आप को। दैनिक कार्यों में सावधानी, और विशेष कार्य जिसमें आप शुभता की अपेक्षा करते हैं उसे टालें शुभ मुहूर्त के आने पर। यानी तारा आपका शुभता जब दे दे तभी करें, कोई उपाय कर जोखिम ना ले। तो 9 तारा चक्र पद्धति पर तारा बल आधारित है। थोड़ी देर में हम फलित पर भी चर्चा करते हैं। इसके पूर्व संक्षिप्त चर्चा 9 तारा चक्र पद्धति पर, जिसके आधार पर तारा बलम कार्य करता है। तो तारा बलम मुख्यतः चंद्रमा से संबंध है, और 9 यह मूल, और तारा बलम का जो मूल है वह 9 तारा चक्र पद्धति है, जो कि अद्भुत पद्धति। 9 तारा चक्र पद्धति से हम ग्रहों के बारे में जानते हैं कि कौन से ग्रह अच्छे फल देंगे, कौन से ग्रह जातक के पूरे जीवन पर्यंत शुभ अशुभ फल दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो ग्रह में शुभ फल देने वाले हैं उनसे उनके नक्षत्रों में जन्मे जातक यदि हमारे साथ संपर्क होता है या हम उनसे संपर्क करते हैं तो शुभ फलदायक। इसके विपरीत जो चुनौती भरे ग्रह होते हैं, जो उसमें चुनौती देते हैं, उनसे उनके नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों से यदि हमारा साझा होता है, किसी प्रकार का संबंध होता है, तो वह हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। 9 तारा चक्र पद्धति भी मूलतः इस सिद्धांत पर है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं। ग्रह अपना फल नहीं देते, अपितु नक्षत्र ही ग्रहों के फल देते हैं। अब प्रश्न उठता है, कुल 27 नक्षत्र हैं और ग्रह 9 हैं, तो कौन से ग्रह किसके फल देंगे? इसके लिए नक्षत्रों को, 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला से 9 तक एक श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरा श्रेणी, और 19वां से 27वां तक तीसरा श्रेणी। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, नौवां। और पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से जो हुए, यानी पहले में से पहला, दूसरे में से 10वां, तीसरे में से 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला, और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को, तीसरा 12वां 21वां का सूर्यदेव को, और इसी क्रम में हम आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते बुध के तक आए। बुध को
9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। अब इस प्रकार 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव हो गया और सूची इस तरह से बनी। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे सहेज कर रखें। ताकि भविष्य में आप इसका उपयोग कर सकें। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का दिन शनिवार है। चलिए शनि पर ही चर्चा करते हैं कि जिस उदाहरण स्वरूप, उदाहरण के तौर पर, कि किसी व्यक्ति का जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ है, यानी पूष, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद में यदि हुआ है, तो उनके स्वामी शनि देव बनते हैं। और गणना यहीं से आरंभ। शनि पहला ग्रह, बुध दूसरा, केतु तीसरा, शुक्र चौथा, सूर्य पांचवा, चंद्र छठा, मंगल सातवां, राहु आठवां और बृहस्पति नौवां। और यदि शुभता और अशुभता को देखने चले तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह होते हैं उनको हम अलग रखें। ये अशुभ फलदायी, चुनौती देते हैं और यह समस्या के कारक होते हैं, बाधक। वहीं दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह, उनको अलग सूचीबद्ध करें, ये शुभ फलदायी। अब यदि दो दो शुभ और अशुभ ग्रहों की सूची हमने अलग कर दी, तो ऐसा हुआ कि हम जान सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे जीवन में शुभ फलदायी, क्योंकि शुभ ग्रहों की सूची हमने बना दी। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां, तो शनि देव के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए यहां पर यदि देखा जाए तो बुध, शुक्र, चंद्रमा, राहु और बृहस्पति, ये शुभ फलदायी। शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए बुध, शुक्र, चंद्रमा, राहु और बृहस्पति शुभ फलदायी होंगे। वहीं शनि खुद, केतु, सूर्य और मंगल अशुभ फलदायी होंगे। तो ये ग्रह पूरे जीवन में, जीवन काल के शुभ होंगे और अशुभ होंगे। दशा महादशा का फल भी निकल सकता है, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का आकलन किया जा सकता है कि कैसे फल मिलेंगे, और इनके नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए क्या फल लाएंगे वो भी जान सकते। यदि पहला यानी बुध, शुक्र, चंद्रमा, राहु और बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक से हम बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, तो हमारे लिए तो फलदायी होंगे। वहीं के शनि केतु सूर्य और मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के साथ यदि हमारा संबंध होता है किसी प्रकार का भी, तो हमारे लिए पीड़ादायक। तो इस तरह से हम ग्रहों को पहचान कर पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में भी, या किसी विशेष लोगों से, इसके ठीक विशेष लोगों से भी जब भी हम संपर्क करते हैं, तो ये हम जान पाते हैं कि यह हमारे लिए सुखदायी होगा या सुख। संपत्ति ग्रह बुध बनते हैं शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, और इनके ये जहां भी कुछ जन्म कुंडली में बैठे हों, यदि उनसे संबंध कार्य किए जाए तो फिर बल्ले बल्ले संपत्ति के कारक होंगे, संपत्ति मिलेगी, धन लाभ होगा। और इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में नवतारा चक्र पद्धति से हम जान जाते हैं। नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है। इस नवतारा चक्र पद्धति पर हमने अलग से वीडियो यूट्यूब पर रखा है ज्ञानवर्धन हेतु, और उसके उपयोग जरूर देखें। उसमें हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली रखी है। नवतारा चक्र पद्धति से हमने इसके प्रमाणित करने का कोशिश किया है उनके साथ कितने अच्छे संबंध थे, नवतारा चक्र पद्धति सटीकता कितनी अच्छी देती है, यह प्रमाणित। तो चलिए अब आप चलते हैं आपको लेकर ताराबलम पर। ताराबलम आज का क्या कहता है, आज का ताराबलम क्या कह रहा है,
चलिए हम उसे देखते हैं। ताराबलम आज का चंद्रमा जो गोचर है, यह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं चंद्रमा, और 3:41 तक चंद्रमा उसी में गोचर करेंगे। उसके बाद वे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे। तो यदि भरनी पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से देखा जाए तो पहला भाग जन्म का होगा, दूसरा भाग संपत्ति का। स्वाभाविक है, पहले पहले भाग में पीड़ा होगी, अशुभता रहेगी, दूसरे भाग में संपत्ति रहेगा और जो कि लाभदायी। उसी तरह से यदि दूसरे उदाहरण को हम देखें तो पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग प्रत्ययी है, जो कि अशुभ देता है, उसके बाद साध होता है, और इस तरह हम फलित करते हैं। किसी भी नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए हम फलित देख सकते हैं। यदि शनि के नक्षत्र में ही जन्मे जातक के लिए आज देखें, जो पौष पुष्य अनुराधा या उत्तरा फाल्गुनी भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे होंगे, तो पहला भाग क्षेम का जो शुभता देता है, दूसरा भाग प्रत्ययी का है जो कि अशुभता देता है। इस तरह से हम तारा बलन के अनुसार कौन से तारा में आज हमारा आज जा रहा है समय, वह हम जानते। इस तरह से हम ताराबलम के बारे में जानते हैं, और आज का दिन तारा के अनुसार, ताराबलम के अनुसार कैसा रहेगा, यह हम जान पाते हैं और वैसा उपाय कर पाते हैं। आरंभ में हमने कहा था कि ताराबलम आज का यदि अशुभता की ओर इंगित करता है, तो आप हर कार्य को, शुभ कार्य को जो पहली बार करने जा रहे हैं उसे टालें, दैनिक कार्य में साथ। उपाय के तौर पर जोखिम न लें, क्योंकि कोई भी उपाय मानित नहीं। आपकी जानकारी हेतु, केवल केवल जानकारी हेतु, उपयोग करने हेतु नहीं, हम उपाय को आपके समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड था, इसलिए हम आपके समक्ष रख रहे हैं। लेकिन जोखिम लेने को नहीं कहते, हम उसको टालने के लिए कहते हैं। जो आप शुभ काम करना चाहते हैं, शुभता के लिए अशुभ तारा में आगे यदि आप काम करते हैं तो शुभता की संभावना शीघ्र रहती है। तो चलिए आज, यदि आज तारा आपका जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में तो गुड़ का दान, प्रत्यय में है तो नमक का दान, नैधन्य में है और त्याग जरूरी है, मजबूरी हुई तो तिल से सही स्वर्ण का दान। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि जोखिम न लें। उपाय जो हमने बताया है वह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं, इसलिए इस पर हम आपको जोखिम लेने के सलाह नहीं देते, क्योंकि कार्य की शुभता हम चाहते हैं कि आप जो कार्य करते हैं उसमें शुभता बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग। तीसरा भाग से चंद्र बलन कहते हैं। चंद्रमा के गोचर से संबंध है। चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण करते हैं और जिस राशि में जन्म कुंडली में है, उनके अनुसार कैसा फल है। तो आज चंद्रमा गोचर कर रहे हैं 10 रात्रि के 10:11 पर इनका राशि परिवर्तन। तो दो भागों में परिणाम है, शुभता और अशुभता की। पहला भाग में यदि हम आरंभ में जो हमने कहा था, यह चंद्र बलन कहलाता है, और जन्म राशि के अनुसार आज का दिन कैसा होगा यह संकेत करता है। यह भी चंद्रमा के गोचर से संबंधित। तो आज यदि कहा जाए पहले भाग में मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभता के संकेत लेकर आ रहा है। 23 ग्रह राशियों के लिए शुभता के संकेत नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरा भाग 3 बजकर रात्रि के 10:11 सॉरी रात्रि के 10:11 पर जब चंद्रमा सिंह राशि से तुला राशि में जाएंगे, जहां मंगल देव, सूर्य देव और बुध देव पहले से विराजमान। तो मेष राशि के जातक के लिए उत्तमता के संकेत हैं। कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत मिल रहे। तो ये रहे हमारे तीसरे भाग की प्रस्तुति। चौथे भाग में आपको लेकर चलते हैं चौघड़िया मुहूर्त।
चौघड़िया एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। ज्योतिष में यह मुहूर्त और अशुभ अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और वह कार्य चाहे पूजा पाठ से संबंधित हो, या दैनिक कार्यों से, या पहले बार किए जाने वाले कार्यों से। ये सभी सभी में यह उपयोगी हुआ करता है। यदि हम आप उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते हो, या हमको तो भी शुभ किसी भी कार्य में शुभता बनाए रखने के लिए कम से कम चौघड़िया अवश्य देखना चाहिए। यह हमारा सुझाव है। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है। यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता। संक्षेप में आपको यहाँ बता दें, कुल दिन के 8 चौघड़िया होते हैं, रात के 8 चौघड़िया होते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं। इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ, और जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है, और सभी साप्ताहिक दिनों का पहले से ही संबंध ग्रहों से है। इसलिए चौघड़िया का संबंध ग्रहों से भी हो जाता है, और ये ग्रह विशेष कार्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं, फलदायी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में चौघड़िया का ग्रहों से संबंध बहुत ही शुभकारी होता है। विभिन्न कार्यों को करने के लिए, विभिन्न उपयोगों को करने के लिए, और इसी उद्देश्य से हमने यूट्यूब पर पोस्ट रखा। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल वेला और वार वेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। अशुभता की स्थिति में उन चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए जो दिन के राहु काल, काल वेला और वार वेला से ग्रसित है, और रात्रि के काल रात्रि से ग्रसित, उन चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए। अनुभव के आधार पर और रिसर्च के आधार पर हमने पाया है कि चूंकि सूर्य, दिन सूर्य का होता है, और सूर्य और सभी देव में बनती नहीं है, दोनों में काफी शत्रुता रहती है। एक प्रकाश है, एक अंधकार है। सूर्य प्रकाश, शनि देव अंधकार। तो वैसी स्थिति में दिन में शनि देव असहज रहते हैं, और तब असहज रहने के कारण इनका जो चौघड़िया है, काल चौघड़िया, वह काल वेला से ग्रसित मिश्र। वहीं रात्रि में चंद्रमा का होता है रात्रि, और बुध देव चंद्रमा के शत्रु हुआ करते हैं। यानी बुध देव के, जब बुध देव चंद्रमा को शत्रु मान, और ऐसी स्थिति में जब बुध देव चंद्रमा के चंद्रमा के संपर्क में होते हैं, चंद्रमा के किसी भी संपर्क में होते हैं, तो अशुभता देते हैं। तो रात्रि चंद्रमा का हुआ, बुध का चौघड़िया जो हुआ करता है वह काल रात्रि चौघड़िया से ग्रसित है, और कोई भी चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित, क्योंकि चंद्रमा बाकी ग्रहों के साथ सम है, बुध देव इनके साथ कोई शत्रुता नहीं। तो यही वजह है कि अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि रात्रि का चौघड़िया जो काल लाभ चौघड़िया है, जो बुध देव से संबंध है, वह काल रात्रि से ग्रसित रहता है। और दिन का चौघड़िया परमानेंट रूप से, और दिन का चौघड़िया, शनि का चौघड़िया जो काल चौघड़िया हुआ करता है, वह काल बेला से ग्रसित। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। तो आज जैसा हमने कहा था, शनिवार है, काल चौघड़िया से दिन आरंभ होता है, काल चौघड़िया से दिन समाप्त होता है, और रात्रि का लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ होता है, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त होता है। इस प्रकार यदि आज कहें तो काल चौघड़िया राहु काल और वार वेला से छाया हुआ है, दिन का चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त। वहीं रात्रि का चौघड़िया आरंभ में भी लाभ चौघड़िया है, अंतिम में भी लाभ चौघड़िया है,
और ये दोनों काल रात्रि, तो इन मुहूर्तों का त्याग कर और इस प्रकार हमारे आपके समक्ष हमने चौघड़िया पर प्रस्तुति रखी और अंतिम भाग में आपको ले चलते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार आज के संकेत क्या दिन के संकेत कैसे हैं। और यह दो भागों में है, अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त चर्चा और उसके बाद अंक क्या कहते हैं आज के विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथि को जन्मे जातकों के। तो अंक ज्योतिष में अंकों का जो कमाल होता है 1 से 9 तक का ही होता है, एकल अंक में होता है, सिंगल डिजिट में होता है। जब भी डबल डिजिट के कोई अंक, डबल या उससे ज्यादा अंक डिजिट का कोई अंक हमारे पास आता है तो उसमें प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़कर हम एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। और साथ ही साथ अंक ज्योतिष में हमें अगर इस सूची को देखें तो 1 से 9 तक जो अंक है उसके मध्य में 5 होता है, जो कि 5 संतुलन का काम करता है बीचों बीच। तुला राशि में सॉरी 5 अंक बीच का अंक है, इसलिए बीच के अंक ये संतुलित रखते हैं बाकी अंक को। ये अंक के राजा सभी के शासक ग्रह होते हैं, इसलिए 1 का सूर्य, 2 को चंद्रमा, 3 का बृहस्पति, 4 का राहु, 5वां का बुध, 6ठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां के मंगल देव शासक ग्रह। उपयोगिता के अनुसार हर अंकों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6ठा को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्म गुरु से या ऐसे व्यक्ति जिन्हें पूर्वाभास किसी भी घटना का हो वैसे व्यक्तियों से, 8 को अधीनस्थ कर्मचारियों से, और साथ ही साथ समाज के निजी तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग और न्यायाधीश। और 9 अंतिम अंक सेनापति, पुलिस, डॉक्टर और पुरुष। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि इसे जरूर ध्यान में रखें और आकलन करें खुद कि 1 से और 2 का संबंध कैसा होगा, 1 और 3 का संबंध कैसा होगा, उनके नाम के अनुसार, उनकी उपयोगिता के अनुसार जो हमने यहाँ पर सूचीबद्ध करके रखी। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर द्वारा हमें कुछ अंक मिलते हैं उपहार के लिए और ये स्थायी हुआ करते हैं। और ये अंक होते हैं तिथि, माह और वर्ष के रूप में, जन्म दिन, तारीख के रूप में, जिसमें तिथि, माह और वर्ष का समूह। और इसमें जब भी हमने आरंभ में भी कहा था कि 2 अंकों का समूह जब भी मिलता है हम उसे जोड़ते हैं और एक अंक पर बनाते हैं। तो जन्म से को हम ड्राइवर भी कहते हैं जन्मांक को, और उसे अंक में सिंगल अंक में परिवर्तित करते हैं। यदि वह सिंगल अंक में होता है तो उसे ही कॉपी करके उसके ड्राइवर में रखते हैं। तो मूलांक और ड्राइवर दोनों एक ही शब्द है, हिंदी और अंग्रेजी, इसके उपयोग के अनुसार। दूसरा होता है जन्म तिथि, माह और वर्ष को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं, वह कंडक्टर कहलाता है। जिस तरह बस को चलाने के लिए, स्मूथ चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में तालमेल रहना जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार जीवन के बस को चलाने के लिए भी ये मूलांक और भाग्यांक या ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में तालमेल अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार हम सूचीबद्ध किए सभी अंकों को। आपके समक्ष आज तक जो तिथि है 18/10/1978, इस तिथि को जन्मे के जातक के लिए हमने उपहार में दिया है, ये आज की जन्म तिथि। और आप ये देखें कि 18/10/1978 से ड्राइवर 9 बनता है, कंडक्टर 8 बनता है, और इससे कुछ और अंक निकलते हैं। केवल वर्ष के अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं और 11 उसमें हटाते हैं पुरुष के लिए, और 4 उसमें जोड़ते हैं महिला के लिए। जो अंक निकलता है उसे एंजल अंक कहते हैं, ईश्वर द्वारा वरदान के रूप में विशेष अंक होता है। और फिर तिथि और माह को जब जोड़ते हैं
और एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, तो वह हमें बताता है हमारा अचीवमेंट नंबर, एटीट्यूड नंबर। ड्राइवर हमारी इनर पर्सनालिटी को बताता है, आंतरिक व्यक्तित्व को बताता है। कंडक्टर भविष्य की तरफ, भविष्य के मार्ग को इंगित करता है। एंजल नंबर विशेष स्थिति को बताता है। और एटीट्यूड नंबर हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी कैसे दुनिया पर छोड़ते हैं, व्यक्तित्व कैसा छोड़ते हैं, वह। ड्राइवर और कंडक्टर अंक ज्योतिष का जो मूल्य है वह एक अंक, एकल अंक है 1 से 9 तक। और दूसरा, ड्राइवर और कंडक्टर जन्मतिथि, साथ ही साथ ड्राइवर और कंडक्टर, ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में तालमेल रहना जरूरी है, नहीं तो जीवन की नैया उथल पुथल है। और अंक ज्योतिषी का यही कार्य है कि इन अंकों को पहचानना कि कौन से अंक आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहे हैं, जिसके कारण समस्या है। और समस्याएं कभी आ जा सकती है, क्योंकि ये जो अंक हमने आपके समक्ष रखा है वह स्टैटिक अंक, यह बदलता नहीं है। लेकिन कुछ अंक जो हम बनाते हैं वह डायनेमिक अंक होता है। आप देखेंगे भविष्य में भी कि हमने सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एक मोबाइल ले आए, उसका जो अंक आया उसके बाद नेगेटिव एनर्जी आना शुरू। क्योंकि हर अंक के, हर अंक जो 1 से 9 तक अंक है उसके शासक ग्रह हैं, और उनके शासक ग्रह जो भी है वे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और ऊर्जा को देते हैं। ये ऊर्जा को देते हैं। तो ये अलग अलग ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस प्रकार ऊर्जा, जो हमारे अंक हम डायनेमिक अंक बनाते हैं, वह कुछ ऐसे भी ऊर्जा दे सकते हैं जो मूलांक और भाग्यांक कर सकते हैं। और तब ऐसे में जो ऊर्जा मिलती है वो नकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए कभी भी अंक को जब चुने, हम बनाएं, तो वह सकारात्मक बने। और ये अंक सब विभिन्न रूप में हो सकते हैं, क्योंकि सभी अंक हम बनाते हैं, ये परिवर्तनशील होते हैं। जैसे गाड़ी संख्या, मोबाइल नंबर, शहर का नाम, आदि आदि। तो इसी तरह से हम अंकों को देखते हैं। और सबसे जो स्थायी अंक होता है डायनेमिक अंकों में, जो सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, क्योंकि मोबाइल नंबर भी बदल जाता है, व्यक्ति 1 से 2 मोबाइल भी रखते हैं, कुछ लोग 3 भी रख सकते हैं, तो वैसी वो कोई सीमा नहीं है। उसी तरह से शहर का नाम, शहर भी बदला जा सकता है, बदलता है। मकान भी बदलते हैं, किराए में आप रह रहे हैं, अपने मकान में जाते हैं, इस तरह से आदि आदि। किंतु नामांक ऐसा होता है जो बदलता बहुत कम है, और यह स्थायी होता है। और यह, इसका जब नाम का पहला अक्षर ही पुकारा जाता है तो हमारे कान खड़े होते हैं, ऊर्जा देते हैं। और पूरा नाम ऊर्जा तो देता है। अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि नाम में तो अक्षर होते हैं, तो नाम, इसमें अंक कहाँ से आ गया? जी हाँ, हर अक्षर का अंकीय मूल्य हुआ करता है। और हम उन अंकों को, उन अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर और तब अंक निकालते हैं कि अंक का क्या निकला, कैसा निकला। और तब हम इसको देखते हैं कि हमारा अंक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, या नकारात्मक। अब आप, आज जो जन्मतिथि हमने ली है उदाहरण स्वरूप एक्सरसाइज के लिए, वह ज्योतिका का लिया है, जो कि फिल्मी इंडियन एक्ट्रेस है। इनका मूलांक, भाग्यांक सभी को नोट कर लें आप, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा समझने के लिए कि शत्रु अंक कैसे काम करते। तो हमने कहा था कि 1 से 9 तक का अंक होता है और 5 अंक मध्यम अंक होता है। मूलांक और भाग्यांक आप में आपस में शत्रुता नहीं होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए। और ड्राइवर और कंडक्टर का, मूलांक और भाग्यांक का, नाम का जो पहला अक्षर जो ऊर्जा दे रहा है, यानी वह जो अंक दे रहा है, वह भी मूलांक भाग्यांक का शत्रु न हो, और नामांक भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु है। तो हम जो भी अंक, हम डायनेमिक अंक का अपने प्रयोग में लाते हैं, वो हम मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। तो अब आप इच्छुक होंगे उन शत्रु अंकों को जानने के लिए। जी हाँ, मित्र अंक, यदि शत्रु अंक को जान जाए तो मित्र अंक को जानने की जो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं,
चाहे मित्र अंक हो या तटस्थ अंक। देखिए आपके समझ प्रश्न, 1 का 8, 2 का 4 6 8 9, 3 का शत्रु 6, 4 का 8 9 4 2, 6 के शत्रु 3 9, 7 के शत्रु 7 9 3, 8 के शत्रु 1 2 9 4 8 और 9 के शत्रु 6 4 2 8 9। आपके पास जो सूची है इसमें आपको थोड़ा सा अचंभित लगेगा, क्योंकि 4 के शत्रु खुद 4 हैं, 7 के शत्रु खुद 7 हैं, 8 के शत्रु खुद 8 हैं, 9 के शत्रु खुद 9। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई संशय नहीं। अब आपको ये बता दें कि 8 क्यों 4 के शत्रु 4? 4 राहु को प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जो नियम को तोड़ते हैं, झूठ होते हैं, फरेब भी हो सकते हैं। तो अगर वैसी स्थिति में एक फरेबी, हम अगर किसी को धोखा दें, किसी को से साथ झूठ बोलें, तो हर व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति हमसे झूठ बोले, ये हमें पसंद नहीं। तो 4 और 4 आपस में शत्रुता रखते। 4 वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है और वायु तत्व ज्यादा सोचने को कहता है, और अगर इसकी अधिकता होती है तो व्यक्ति ज्यादा सोचता है, इसलिए 4 और 4 आपस में। उसी तरह से 7, 7 और 7 शत्रु है, क्योंकि 7 किसको दर्शाता है? 7 साधु संतों को दर्शाता है, केतु देव को दर्शाता है, और इसकी अधिकता होने से हमें नुकसान हो। उसी तरह से 8 अंक दर्शाता है नौकर चाकर को। नौकर चाकर में आपस में भी व्यवस्था रहती है, कर्मचारी के संगठन में, यूनियन में भी आपस में भी ये रहती है। और 8 अंक खुद न्यायालय, एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश को पसंद नहीं करता, और उसके नियमों को उल्टे उनसे तालमेल अच्छा नहीं होता, इसलिए 8 अंक 8 अंक का शत्रु है। 9 अंक खुद 9 अंक का शत्रु है। एक सेनापति दूसरे सेनापति से कैसा संबंध रखता, इसलिए 9 अंक 9 का शत्रु, यह ध्यान रखें। अब आते हैं आज की जन्म तिथि पर। इनका मूलांक 9 है और भाग्यांक 8, और नामांक 4 पर गया, और नाम का पहला अक्षर 1 पर। अब आप देखें यहां पर इनका जो मूलांक, इनका मूलांक 9 होता है, भाग्यांक इनका 8 होता है। अब इस 8 में आप देखें 9 8 का संबंध क्या है? 8 का शत्रु 9, 9 का शत्रु 8, आपस में शत्रुता हो गई। और अब आते हैं इनके 8, आप देखें इनका जो भाग्यांक है 8 है, और 8 का शत्रु 1 भी है, यानी नाम का पहला अक्षर वह शत्रुता पर चला गया। 9 के साथ शत्रुता नहीं है, लेकिन 8 के साथ शत्रुता है। और फिर 4 अंक जो नामांक जाता है वह भी 8 और 9 दोनों के साथ। तो आप बता दें कि ये इनके लाइफ में किस तरह कैसा चल रहा होगा। जी हाँ, सफलता नहीं। कुछ और भी बिंदु हैं जो कि इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इतना ही, क्योंकि फिर पिछले जन्म का जो ऋण है, पिछले जन्म का जो मास्टर अंक है, वह भी इनके समक्ष आ रहा है, क्योंकि नाम 22 पे जा रहा है। जब भी 11 22 33 पर का अंक से मिलन हो आप अंक ज्योतिष में, तो इसे कहता है कि ये मास्टर अंक है, ये पूर्व जन्म में कि मैं किए गए शुभ कार्यों जो भी ये थे, इनके चैलेंजेस लिमिट रह गए थे, वो इनको इस जन्म में पूरा कर। और 13 14 16 28, 13 14 16 19 28 नहीं, 13 14 16 19, ये 4 अंक हैं जो कार्मिक डेप्थ बताते हैं पिछले जन्म। इस प्रकार यदि कहें तो इनका नाम का जो अक्षर है वो शुभता की ओर इंगित नहीं करता, और इसलिए इनका बेस्ट अंक कौन सा होगा, जो कि दोनों के लिए 9 और 8 दोनों के लिए, जो मूलांक और भाग्यांक दोनों के लिए
शुभकारी होगा। इनका नामांक में यदि हम कहीं भी एक अंक वाले अक्षर को जोड़ दें तो नामांक इनका 5 हो जाता है और तब फिर इनकी शुभता बढ़ती, क्योंकि 5 पर आने पर इनका नामांक जो है वह अच्छा प्रभाव डालता है, बैलेंस करता है, संतुलित करता है। यह कंसल्टेंसी नहीं है, यह उदाहरण के तौर पर हमने आपको जन्मतिथि ली और मैं ज्योतिका को जन्मदिन की मुबारक देना भूल गया, उन्हें जन्मदिन की मुबारक। और अंत में अब हम ये 48वां साल उम्र को पार कर रहे हैं। एक अंक और निकाला जाता है जो आप पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं। पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपका आज का इस साल कैसा बीतेगा वह बताता है। 48वां साल इनका 47 साल पूरे कर 48वां साल में ये प्रवेश कर गए हैं और यह 3 अंक दे रहा है। 3 अंक 8 और 9 के शत्रु नहीं। अब आगे इनका जो भाग्यांक है जो 8 दे रहा है, मैं यानी तिथि वर्ष और माह, तिथि माह और वर्ष जो है उसको आप ले और उसमें से वर्ष को मिटा दें और वर्तमान वर्ष को उसमें रखकर फिर भाग्यांक निकालें वह क्या अंक दे रहा है। जैसे उदाहरण के लिए 8 एक 9, 9 18, ये 9 देता है। अगर हम इनके वर्तमान वर्ष को जोड़ें तो 18 10 तिथि माह और वर्ष जैसा का तैसा रहेगा। 2025 1978 की जगह पे 2025 देंगे और तब 2025 का 9 होता है। 8 एक 9, एक 10 और 9 19, एक होता है। और एक शत्रु अंक है 8, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा और थोड़ी परेशानी रहेगी। यह अंक बताता है, इसका कोई उपाय नहीं है क्योंकि यह आपको बताता है यह साल कैसा रहेगा, कैसी सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस तरह से आज इतना ही इस प्रस्तुति में। और अगला जो प्रस्तुति है, विभिन्न तिथि को जन्मे जातक, किसी भी माह के विभिन्न तिथि को जन्मे के जातक के लिए आज के अंक क्या बोल रहे हैं, संकेत क्या दे रहे हैं। विभिन्न तिथि को जन्मे जातक के लिए आज का संकेत आज का अंक 1 है और एक अंक का संबंध राजा का संबंध सभी अंकों से बराबर होता है, इसलिए आज सभी अंकों के लिए बड़ा अच्छे दिन है। और हमने पहले इसके ठीक पहले देखा है एक अंक का शत्रु अंक कौन होता है, 8। स्वाभाविक है 8 अंक के साथ अति शत्रुता है, इसलिए 8 17 26 तारीख को जन्मे जातक आज सावधानी बरतें, स्वास्थ्य की चिंता करें, वाहन चलाते इसमें सावधान रहें, दैनिक कार्य में सावधानी रखें, नया कोई कार्य आरंभ न करें और स्वास्थ्य पर विशेष। शेष अंकों के लिए आज शुभता के साथ। तो इस तरह से आज एक अंक होता है, आज का एक अंक शासक ग्रह है आज के लिए। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न तिथि को जन्मे, किसी भी माह के विभिन्न तिथि को जन्मे जातक के लिए सभी के लिए शुभता के संकेत है, केवल 8 अंक को छोड़कर। और आपस में भी आज का दिन का अगर देखें तो 9 1 का संबंध अच्छा होता है क्योंकि एक सेनापति है और दूसरा राजा। इस तरह से सभी अंकों के लिए ठीक है। और इस प्रकार हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं यह हर प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगा, सार्थक होगा, ज्ञानवर्धक होगा। और इसके साथ ही यदि आप प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन दबाना न भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित। और अंत में साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि हर प्रस्तुति के हर भाग उनके लिए भी, वे भी उसके लाभान्वित हो सके और उनके लिए भी जो है जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर ले जाए, वे सफल और समृद्ध हों। साथ ही साथ ज्ञानवर्धक, उनका भी ज्ञान चक्षु खुले,
वे भी ज्ञान से लाभ उठाएं और हर अपना उपाय खुद घर पर बैठे कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ शनि देव, श्री राम भक्त हनुमान और उनके भक्त, उनके स्वामी श्री राम के को नमन करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं और कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।